everyone, so we are doing chapter number 8, journal of class 11. So we have completed up to question number 7th in the previous video lecture. I hope आप लोगों ने देखी होगी. 7th क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं. बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हम लोग के हो गए हैं. अभी इस वीडियो में हम लोग ये पांचों टॉपिक कवर करने वाले हैं. ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू गुड्स, ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स, रिलेटिंग टू पेमेंट ऑन अकाउंट एंड पेमेंट इन सेटलमेंट, एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड ओपनिंग जर्नल एंट्रीज. ये पांचों टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे. हर एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन ही आप लोगों की बुक के अंदर दिया हुआ है. ठीक है. जो लेटेस्ट एडिशन है बच्चों 2026-27, इस बुक के अंदर ये जो टॉपिक है आपको 8.59 एंड 8.60 पर ये दिए हुए हैं क्वेश्चंस. ठीक है. फटाफट से अपनी बुक्स निकाल लीजिए, टीएस गरेवाल, और कॉपीज एंड पेन. चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन. सबसे पहले 8th क्वेश्चन, ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स. बच्चों ये आपका क्वेश्चन है. इसके अंदर आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है. अब एक चीज इस क्वेश्चन के लिए समझना है बच्चों कि जब भी आप गुड्स खरीदते हो बेचने के लिए, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? परचेज बोलते हैं, राइट. जब हम गुड्स खरीदते हैं बेचने के पर्पज से हमारे बिजनेस में, उन गुड्स को क्या कहा जाता है? परचेज. जब उसी सामान को हम बेचते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल. लेकिन कुछ ऐसे रीजन होते हैं बच्चों कि कभी कभी गुड्स आपके बेचने की वजह से नहीं, अलग रीजन से भी आपके गुड्स खर्च हो जाते हैं या चले जाते हैं. तो उस कंडीशन में एंट्रीज कैसे होंगी इस टॉपिक में हमको बताया है ना. जैसे कि मान लो आपके गुड्स में आग लग गई, चोरी हो गए, ठीक है, मान लो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फ्री सैंपल के तौर पे, एडवर्टीजमेंट के तौर पे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कुछ सामान, या फिर डोनेशन दे दिया आपने, चैरिटी दे दिया, चैरिटी में दान दे दिया आपने सामान को, है ना. तो अगर जब भी आपके फर्म से, आपके बिजनेस से सामान जा रहा है, आपका जो गुड्स आपने खरीदे थे बेचने के लिए वो जा रहे हैं, पर आप सेल नहीं कर रहे हो, आप बेच नहीं रहे हो, उस कंडीशन में परचेज को क्रेडिट किया जाता है. जब गुड्स खरीदते हो तो परचेज को डेबिट करते हो, जब गुड्स जा रहे हैं तो उसको क्रेडिट करेंगे, परचेज को क्रेडिट करेंगे. अगर हम सामान बेचते हैं तो टू सेल्स लिखते हैं, लेकिन सामान बेच नहीं रहे हैं, सामान किसी और वजह से जा रहा है, तो उस कंडीशन में टू परचेज लिखा जाता है. ओके. चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा और ठीक से. ये आपके जर्नल एंट्री के कॉलम्स हैं. इसमें हम लोग नाम लिख लेते हैं कॉलम के. डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. ठीक है. तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो दे रखा है April 1, 2026. दिया हुआ है गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज के लिए प्रोपराइटर ने सामान निकाल लिया, तो पर्सनल यूज को बोलते हैं हम ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. अब ड्रॉइंग्स होती है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट तो कैश करते हैं, पर यहाँ पे सामान निकाला है इसीलिए टू परचेस. सामान जा रहा है, हम सामान को बेच नहीं रहे हैं, उस कंडीशन में परचेस को हम क्रेडिट करते हैं. ठीक है. 1000 रुपए. यहाँ क्या लिखेंगे? गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज. ओके. चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो जाता है हमारा April 2. April 2 में क्या बोला है इन्होंने? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल दे दिए हमने. गुड्स की बिक्री बढ़ाने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए हमने फ्री सैंपल में बांट दिए हैं गुड्स. तो फ्री सैंपल्स, या फिर फ्री सैंपल को हम एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हैं. ठीक है. आप दोनों में से कुछ भी लिखोगे आपकी एंट्री सही होगी. फ्री सैंपल्स या फिर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस. फ्री सैंपल को डेबिट किया और परचेस को क्रेडिट किया. गुड्स जा रहे हैं पर अगेन यहाँ पे हम बेच नहीं रहे हैं, इसलिए हमने टू परचेस लिखा है. ओके. 500. ओके. यहाँ लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन April 3.
अप्रैल 3 में लिखा है बच्चों गुड्स डोनेटेड, दान दे दिए हैं गुड्स को, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस, यहाँ पे भी गुड्स जा रहे हैं पर बेच नहीं रहे हैं, इसलिए टू परचेस। ओके, 300 रुपीज गुड्स गिवन इन डोनेशन। अगर चैरिटी में देंगे तो चैरिटी टू परचेस, है ना। अप्रैल 4 को इन्होंने बोला है टिम्बर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, ब्रैकेट में लिखा है अज्यूम दैट द फर्म इज अ टिम्बर मर्चेंट। इसका मतलब है टिम्बर जो वुड है उसको हमने यूज कर लिया है फर्नीचर बनाने के लिए, ऑफिस का फर्नीचर बना रहे हैं उसमें यूज कर लिया, और हमारा कामकाज जो है, बिजनेस जो है वो टिम्बर का ही है। तो टिम्बर हमारे लिए उस कंडीशन में गुड्स हो गया, गुड्स मतलब परचेज, ठीक है। लेकिन हम उसको बेच नहीं रहे, अपने काम में ले रहे हैं, उससे हमने फर्नीचर बना लिया। तो आपके ऑफिस का फर्नीचर बढ़ गया है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब आपके पास से कैश नहीं गया है, आपके पास से आपका सामान गया है, तो टू परचेस। ठीक है, गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, ठीक है। नाउ अप्रैल 5, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई है और गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। लॉस डेबिट क्यों हुआ है? लॉस, ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, है ना, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इसलिए लॉस को डेबिट कर दिया। और गुड्स चले गए हैं तो टू परचेस, गुड्स गए हैं पर हमने बेचे नहीं है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। नाउ अप्रैल 6, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स जो है रास्ते में लॉस्ट हो गए हैं, तो लॉस इन ट्रांजिट, रास्ते में जब, है ना, सामान हमने खरीदते वक्त जब सामान हमारे पास तक आ रहा था तो रास्ते में गुड्स चोरी हो गए हैं, गुम गए हैं, लॉस्ट इन ट्रांजिट टू परचेस। ओके, तो जब भी गुड्स बच्चों बेचते नहीं है और बिना बेचे ही अगर गुड्स किसी वजह से लॉस हो रहा है, जा रहे हैं कहीं पे भी, डोनेशन, चैरिटी, तो इस प्रकार से आप क्या करते हो, परचेज को हर कंडीशन में क्रेडिट करते हैं। आए इस टाइप के ट्रांजेक्शन समझ में? चलो, अब लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, फर्स्ट टॉपिक। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है। अब इसका रूल समझ लो पहले, ठीक है। रूल क्या बोलता है, जब भी आपने कोई एसेट खरीदी, है ना, एसेट खरीदी तो उस पे आप कई तरह के खर्चे करोगे। खर्चे किस प्रकार के करोगे, किस टाइप के करोगे? जैसे कि मान लेते हैं आपने एसेट खरीदी और एसेट खरीदने के बाद उसका इंस्टॉलेशन कराया, टीवी खरीदते हो इंस्टॉलेशन कराते हो, है ना, या फिर आपने सेकेंड हैंड कोई सी मशीन खरीदी तो उसको रिपेयर कराई, ठीक कराई, है ना। तो जब भी अगर आप खरीदते वक्त जो भी खर्चा करते हो ना, तो वो उस एसेट की वैल्यू में जुड़ जाता है ना। इसका देखो मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैंने एक मोबाइल खरीदा, मोबाइल खरीदते वक्त उसका कवर भी खरीद लिया, उसमें स्क्रीन गार्ड लगवा लिया, है ना, उसमें मैंने 2-4 हजार के और खर्चे कर लिए। 50,000 का मान लो मेरा मोबाइल है, मैंने 2,000 और खर्चा कर लिया, तो मुझे मोबाइल कितने का पड़ा? 52,000, ठीक है। लेकिन मान लो मेरे पास पहले से ही मोबाइल तो था, अब उसका कवर खराब हो गया था, मैंने कवर खरीद लिया, तो वो मोबाइल की कीमत में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मोबाइल तो मेरे पास पहले से ही था, है ना। अब मैं उस पर कभी भी छोटे मोटे खर्चे तो करती ही रहूंगी ना, जैसे स्क्रीन गार्ड मेरा टूट गया तो मैं कभी लगवा लूंगी, है ना। तो इस तरह से जो है हम छोटे मोटे खर्चे हमारे एसेट में करते रहते हैं। जैसे हमने मशीन खरीदी, उसकी रिपेयरिंग टाइम टू टाइम हमको करानी पड़ेगी,
उसको हम एसेट की कीमत में नहीं जोड़ते। लेकिन हाँ, तुरंत अगर आपने कोई खर्चा किया है, मशीन खरीदते साथ ही आपने कोई खर्चा कर दिया उसमें, तो वो मशीनरी की कीमत में ही जुड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं तो और समझ में आएगा ठीक से। क्वेश्चन नंबर 9 में अप्रैल 1 पढ़ो बच्चों। अप्रैल 1 में क्या लिखा है? पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीन। एग्जिस्टिंग मशीन का मतलब क्या है? आपके पास पहले से कोई मशीन है, उस पर आपने रिपेयरिंग चार्जेस दिए हैं, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, आपने रिपेयर करवाया मशीन का, तो रिपेयर खर्चा हो गया आपका। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, है ना? तो सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इसलिए रिपेयरिंग चार्ज क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है यहाँ पे। और पहले की मशीन है तो उसको मशीन की कीमत में नहीं जोड़ेंगे। पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन। ठीक है, अगर आप मशीन अभी खरीदते और उस पर रिपेयर करवाते तो मशीन की कीमत में जुड़ जाता। ठीक है, लेकिन पहले की आपके पास मशीन थी और उसका आपने रिपेयरिंग चार्ज पे किया, तो रिपेयर को आप क्या मानेंगे? खर्चा मानेंगे, है ना? इसको एक्सपेंस मानेंगे। और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इसलिए इसको हमने डेबिट कर दिया और कैश गया है आपके पास से। चलिए अब इसका अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे बच्चों। अगला ट्रांजेक्शन है अप्रैल 2। अप्रैल 2 को क्या ट्रांजेक्शन लिखा है? परचेज द न्यू मशीन। मशीन खरीदी है, मशीन खरीदने की एंट्री क्या करते हैं हम? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, मशीनरी को डेबिट करते हैं, कैश को क्रेडिट करते हैं। 42,500 की आपने मशीन खरीदी। ठीक है, अब यहां लिख देंगे मशीनरी परचेस्ड। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 3। 3 अप्रैल को क्या हुआ? उसी मशीन पे जो हमने मशीन खरीदी थी उस पे फ्राइट और कैरियज पे किया है। अब देखो, मशीन खरीदी है तो उस पे आने जाने का खर्चा, उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा सब मशीनरी में जुड़ जाएगा। आपकी मशीन ज्यादा कीमत की पड़ेगी, तो फ्राइट और कैरियज का खर्चा है ना, जो मशीन में जोड़ लो। अपन मशीनरी को ही डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश गया टू कैश। फ्राइट का खर्चा फ्राइट नहीं बोलेंगे, उसको खर्चा नहीं बोलेंगे, उसकी मशीन की कीमत में ही उसको जोड़ देंगे। फ्राइट एंड कैरियज चार्जेस ऑन परचेज्ड मशीनरी। ठीक है, अगर अलग से आप पे करते, एग्जिस्टिंग मशीनरी का पे करते तो उसका खर्चा मानते, लेकिन यहाँ पे अभी आपने मशीन खरीदी है और उस पर तुरंत आपने पे किया है। अब 4 अप्रैल को क्या किया? इसी मशीन पे, ये जो मशीन है इसका इंस्टॉलेशन चार्जेस है, तो उसको भी मशीनरी की कीमत में जोड़ दो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इंस्टॉलेशन चार्जेस। पेड, है ना? तो इसको जो तुरंत फुरंत में, अब आपको समझ में आ गया, तुरंत अगर जो आप मशीन खरीदी है आपने, तुरंत फुरंत में जो खर्चे हुए सब मशीनरी की कीमत में जुड़ जाते हैं। और जो पहला ट्रांजेक्शन अपन ने देखा था, अगर ऑलरेडी परचेज मशीन का हम रिपेयरिंग पे कर रहे हैं तो उसको रिपेयर मानते हैं, मतलब खर्चा मानते हैं। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है, तो मशीन खरीदने की एंट्री कर लो, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सेकेंड हैंड मशीनरी खरीद ली 18,000 की। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन है अप्रैल 6। आपने रिपेयरिंग चार्जेस पे किया है ऑन अबव मशीनरी। जो मशीन खरीदी है ना अभी, उस पे आपने रिपेयरिंग पे किया है, तो रिपेयरिंग चार्जेस अभी खरीदी हुई, अभी तुरंत में खर्चा कर दिया, तो उसको मशीनरी में ही जोड़ देंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे वाला क्वेश्चन हमारा डन हो गया है। टॉपिक हमारा सेकेंड टॉपिक ओवर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दो वर्ड्स आपको समझाए गए हैं, ऑन अकाउंट एंड इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है बच्चों? फुल सेटलमेंट का मतलब हिसाब किताब क्लियर। अगर आपने किसी को 20,000 देने थे और आपने 19,000 देकर बोल दिया फुल सेटलमेंट, सामने वाला एग्री हो गया फुल सेटलमेंट में, तो फुल सेटलमेंट का मतलब आपका हिसाब किताब क्लियर हो गया। अब जो बचा हुआ 1,000 है वो आप पे नहीं करने वाले हो। ठीक है, वो सामने वाले ने आपको डिस्काउंट दे दिया है,
1000 अब आप पे नहीं कर रहे हो। फुल सेटलमेंट का मतलब ये है, अगर क्वेश्चन में लिखा है फुल सेटलमेंट, इसका मतलब बचा हुआ पेमेंट आप ना रिसीव करने वाले हो ना पे करने वाले हो। अगर क्वेश्चन में लिखा है ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मतलब ये है फुल सेटलमेंट नहीं हुआ है, मतलब पूरा हिसाब किताब क्लियर नहीं हुआ है, जो पैसा लेना देना बच रहा है अभी आप बाद में ले लोगे दे लोगे। ठीक है, फुल सेटलमेंट में हिसाब किताब क्लियर है, और ऑन अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑन अकाउंट मतलब जितना पैसा बच गया है वो बाद में देगा, किसी बंदे से आपको लेना है तो वो बाद में देगा, अगर आपको किसी को देना है तो आप दोगे बाद में उसको। चलिए अब अपन क्वेश्चन करते हैं, ट्रांजेक्शन समझेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में दे रखा है मोहन, नहीं सॉरी मुकेश, मुकेश से आपको मिलने थे 5850, और उसने इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, उसका अकाउंट सेटल कर दिया, उसने 6000 लेने थे हमें उससे। ठीक है भाई, तो आपको मिल गया है कैश, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मुकेश। सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट हो गया मतलब 6000 लेने थे, उससे मिले हमें 5850। अब 150 हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। सेटलमेंट का मतलब क्या है कि मुकेश हमें ये 150 अब नहीं देगा, उसका 6000 का हिसाब किताब क्लियर हो गया है। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, चलिए अगला ट्रांजेक्शन, अगला देखेंगे ट्रांजेक्शन सेकंड वाला। सेकंड में क्या लिखा है, गौरव से पैसे मिले हैं 5850 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब पूरा हिसाब किताब अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो कैश मिला है गौरव से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गौरव 5850। ठीक है, अब इससे लेने थे 6000 पर 150 रुपए हमने इसको डिस्काउंट नहीं दिया है, हम इससे ले लेंगे बाद में। ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, हरी जिससे हमें 6000 लेने थे उसने हमें 60% पैसा दिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू हरी। ऐसा लिखा है क्या फुल सेटलमेंट वगैरह, नहीं ना, इसका मतलब वो हमें और दे देगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, पेड टू मोहन इन सेटलमेंट। मोहन को हमने पे कर दिया सेटलमेंट में, सेटलमेंट मतलब हिसाब किताब बराबर, तो मोहन डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। मोहन को हमें देने कितने थे 3000 रुपए, हमने दिए कितने 2880, बाकी बचे हम नहीं देंगे क्योंकि हमने इन सेटलमेंट अकाउंट क्लियर कर दिया। ठीक है, 120 रुपए का डिस्काउंट। अमाउंट पेड टू मोहन इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में लिखा है ब्रिज को आपने पेमेंट किया ऑन हिज अकाउंट। अब यहाँ पे सेटलमेंट लिखा है क्या, नहीं लिखा है। सेटलमेंट नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है कि आपने पूरा हिसाब किताब क्लियर नहीं किया है, तो ब्रिज डेबिट टू कैश। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट। ओके, अब हम करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज मतलब क्वेश्चन नंबर 11th हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, 11th क्वेश्चन में पहली एंट्री है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। मिलना बाकी है पर मिला नहीं है। जो भी चीज मिलनी बाकी होती है उसे हम बोलते हैं एक्रूड।
है ना, आप लोगों ने मीनिंग पढ़ा है ना, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एंड अनअर्न्ड। ये चार चीजें ध्यान रखना। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, जो देना बाकी है। एक्रूड मतलब मिलना बाकी है। अनअर्न्ड मतलब पहले से मिल गया है। प्रीपेड मतलब पहले से दे दिया है। एक्रूड मिलना बाकी है इसलिए वो हमारी एसेट होती है। प्रीपेड हमने पहले से दे दिया इसलिए वो हमारी एसेट होती है। आउटस्टैंडिंग देना बाकी है मतलब कि हमारी लाइबिलिटी। अनअर्न्ड हमने पहले से ले लिया है, सर्विसेज चुकानी बाकी है इसलिए वो हमारी लाइबिलिटी। अब इसकी एंट्रीज कैसे होती है ये समझ लो। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट जो होता है ना बच्चों, वो हमारी एसेट होती है इसीलिए उसको हम डेबिट करेंगे। ऑल एसेट्स व्हेन इंक्रीजेस आर डेबिटेड, मॉडर्न रूल पढ़ा है। एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, जो भी खर्चे का नाम है, इनकम का नाम है। देखो इंटरेस्ट हमारी इनकम है इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। एक्रूड हमारी क्या है, एसेट है। एक्रूड हमारे लिए एसेट है, जब इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। इंटरेस्ट हमारी इनकम है, ऑल इनकम्स आर क्या होते हैं, इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे हो गई ये वाली एंट्री, एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। ठीक है, आप लोग यहाँ पे वो लिख लेना, क्या बोलते हैं, नरेशन। जैसे जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसे ही नरेशन लिख लेना। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, सैलरी ड्यू टू स्टाफ। ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग क्या है आपके लिए, लाइबिलिटी है, इसीलिए उसको अपन ने क्रेडिट किया है। ऑल लाइबिलिटीज व्हेन इंक्रीजेस आर क्रेडिटेड। और सैलरी आपके लिए खर्चा है इसीलिए आपने उसको डेबिट किया है। ठीक है, आया समझ में। अब तीसरा होता है प्रीपेड रेंट। आउट ऑफ द रेंट पेड 5,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल का है, तो अगले साल का है तो आपने रेंट पहले से पे कर दिया इसलिए वो आपकी एसेट है। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। ठीक है, प्रीपेड रेंट क्या है, आपकी एसेट है। और क्योंकि आपने खर्चा पहले से दे दिया तो आपके खर्चे कम हो गए। जब भी खर्चे कम होंगे तो वो क्रेडिट में आएंगे, जब भी खर्चे बढ़ते हैं तो वो डेबिट में आते हैं। प्रीपेड रेंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो आपकी एसेट है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, 10% फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। देखो डेप्रिसिएशन आपके लिए एक तरह का चार्ज है जो कि आपने फर्नीचर पे लगाया है ना। तो चार्जेस, ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस आर डेबिटेड। तो एक्सपेंस हो गया एक तरह का आपका खर्चा हो गया ना, फर्नीचर की वैल्यू उससे कम हो गई, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो गई, है ना। फर्नीचर की वैल्यू, एसेट्स जब भी कम होती हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। डेप्रिसिएशन आपके लिए चार्ज है इसलिए उसको डेबिट किया है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। 1 लाख का 10%, 10,000 डेप्रिसिएशन लग जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। फर्नीचर बनाने में हमने गुड्स का इस्तेमाल कर लिया है तो फर्नीचर बढ़ गया है आपका। टू परचेज, गुड्स गए हैं और फर्नीचर बढ़ गया है, कॉस्ट प्राइस ही लिखेंगे इसमें। सेलिंग तो हमने की नहीं है तो सेल्स प्राइस को नहीं लिखेंगे। गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज एडवांस। कमीशन मिला है, चेक से मिला है जिसमें से आधा एडवांस है। एडवांस मतलब अनअर्न्ड, अनअर्न्ड कमीशन टू कमीशन, है ना। तो जो मिल गया है आपको उसको बोलेंगे हम, चेक से मिला है ना तो बैंक अकाउंट डेबिट। अनअर्न्ड
बैंक अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, आपको जो अमाउंट मिला है वो कितना मिला है, 20,000, जिसमें से 10,000 जो है आपका सही वाला है जो मिलना चाहिए आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, इसकी दो एंट्री कर लो, ए और बी, है ना। और दूसरा आपको मिलना नहीं चाहिए था, पहले से मिल गया है, तो पहले से मिल गया है उसकी एंट्री होगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड का मतलब क्या होता है, जो आपको अभी आपने उसकी सर्विसेज नहीं दी हैं, आपको पहले से मिल गया है, ठीक है। कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन। नाउ नेक्स्ट एंट्री, कौन सी एंट्री रहेगी अब, 7th, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों बिजनेस के लिए खर्चा है ना। प्रोपराइटर जो बिजनेसमैन ने पैसा लगाया उसको हम ब्याज दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए उसको हम डेबिट करते हैं। और इससे बिजनेसमैन की कैपिटल मतलब रुपए बढ़ जाते हैं, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, इंक्रीज इन कैपिटल। देखो आपके पैसों पे आपको ब्याज मिलेगा, ऑब्वियसली आपका पैसा बढ़ जाएगा। बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाई है, बिजनेस में कैपिटल बढ़ जाएगी ना उसके ब्याज से, तो कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए वो क्रेडिट होगी। और इंटरेस्ट डेबिट हुआ है क्योंकि वो खर्चा है। लास्ट ट्रांजेक्शन, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग लिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे बिजनेस के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से कैपिटल कम होती है। कैपिटल कम होगी तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे बिजनेस के लिए इनकम है ना, क्योंकि ड्राइंग मतलब बिजनेसमैन ने पैसा निकाला है बिजनेस से, उससे हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इनकम हो जाती है। और कैपिटल कैपिटल यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, इसीलिए वो डेबिट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो गए। बच्चों को समझ नहीं आए तो यू कैन आस्क मी द सेम इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। नरेशन जिसके मैंने नहीं लिखे आप लोग लिख लेना, ऐसा कैसा जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है आप वो डायरेक्ट वो भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, मिस ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होती है, ओपनिंग जर्नल एंट्री मतलब जब बिजनेस आप ओपन करते हो, अगला साल शुरू होता है, तो आपके बिजनेस में काफी सारी एसेट्स होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, उसकी जर्नल एंट्री जो की जाती है उसको बोलते हैं हम ओपनिंग जर्नल एंट्री। अब जितनी भी एसेट आपके बिजनेस में दे रखी है उसको डेबिट में लिख लो, जितनी लाइबिलिटीज दे रखी है उसको क्रेडिट में लिख लो। जैसे कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक तो बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स में लिख लो XYZ, है ना, सबको अपन ने क्या कर दिया डेबिट, ठीक है। या फिर डायरेक्टली सन्ड्री डेटर भी लिख सकते हो, सन्ड्री डेटर में सबको जोड़ के लिख दो, ठीक है। एक लाइन छोड़ के बच्चों लिखना है टू लोन फ्रॉम विकास, विकास से लोन लिया है वो क्रेडिट होगा। टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ए और बी दोनों को एक साथ लिख देते हैं हम, सन्ड्री क्रेडिटर लिख देते हैं, सन्ड्री का मतलब सारे। यहाँ पे डेटर भी आप क्या करो सब एक साथ डेबिट कर दो, लिख दो सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। तो सारी एसेट्स को हमने डेबिट कर दिया, लाइबिलिटीज को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। एसेट्स में सबका अमाउंट लिख लो 60,000, 40,000, स्टॉक है 1,50,000, फर्नीचर 43,000, सन्ड्री डेटर है 1,45,000, ठीक है। लोन फ्रॉम विकास है 60,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो 52,500, ठीक है।
अब देखो, ओपनिंग एंट्री का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अगर मैच नहीं करता है, अगर मान लो डेबिट में कम रुपए आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं गुडविल, ठीक है, और अगर क्रेडिट में रुपए कम आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल। ध्यान रखना, अगर डेबिट में रुपए कम आ रहे हैं तो गुडविल, अगर क्रेडिट में रुपए कम आ रहे हैं तो कैपिटल, ठीक है। तो अगर इधर का टोटल करें हम डेबिट साइड का, तो 60,000, 40,000, 1 मिनट, 60,000 प्लस 40,000 प्लस 1,50,000 प्लस 43,000 प्लस 1,45,000, तो इसका टोटल हो जाता है हमारा डेबिट साइड का 4,38,000। और क्रेडिट साइड का टोटल इसमें से माइनस कर दो, क्रेडिट कम दिख रहा है, 60,000 माइनस 52,500। तो जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस है 3,25,500, 3,25,500 जो डिफरेंस है, अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस आया है तो उसको बोलेंगे कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। और इधर लिख लो बैलेंसिंग फिगर, ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, बैलेंसिंग फिगर, मतलब जो डिफरेंस है वो लिखा है हमने, ठीक है। अगर डेबिट में डिफरेंस आता है तो डेबिट साइड लिखते हैं गुडविल, अगर क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं कैपिटल, ठीक है। इसीलिए मैंने बीच में एक लाइन छुटवाई थी, अगर डेबिट में डिफरेंस आता तो हम ऊपर लिख देते गुडविल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो हम लिख देंगे टू कैपिटल, ठीक है। तो ये होती है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में जितनी भी एसेट्स उनको डेबिट कर लेते हैं, लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर लेते हैं। अगर दोनों साइड में डिफरेंस आ रहा है, डेबिट साइड डिफरेंस आ रहा है मतलब कम आ रहा है तो उसको गुडविल बोलते हैं, क्रेडिट साइड डिफरेंस आ रहा है मतलब कम आ रहा है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक्स जो हम कंप्लीट करने वाले थे वीडियो के अंदर वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट रह रहा है तो यू कैन आस्क मी द सेम इन कमेंट सेक्शन, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।